महल के विशाल नीलामी हॉल में सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। दीवारों पर लटकी मशालें आग की लपटों के साथ नाच रही थीं। हर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति किसी साधारण वस्तु के लिए नहीं, बल्कि इतिहास बदल देने वाली वस्तु सोमरस धारा के लिए आया था। महल में नीलामी की कीमत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। तभी अचानक से वहां पर एक बूढ़े की रोबदार आवाज गूंजी, 19,000 सोने की मोहरें। नीलामी की इस बोली को सुनते ही जब हॉल में बैठे सभी लोगों ने उस आवाज की तरफ अपनी नजरें घुमाई, तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उस आदमी की एक आंख पर आधा दूरबीन नुमा चश्मा लगा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आमीन दल का प्रमुख सम्राल आमीन था। उसकी इस रोबदार आवाज के बाद कुछ देर के लिए नीलामी में हॉल में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोगों में आमीन दल के बराबर बोली लगाने का दम नहीं था। आमीन दल के प्रमुख सम्राल आमीन के इस बोली लगाने पर वहीं मौजूद किसी दूसरे आदमी ने अपनी रोबदार आवाज में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सम्राल, मुझे नहीं मालूम था, तो मैं भी इसकी जरूरत है। वैसे तुमको नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा ही हो चुकी है? इतना कहते हुए वह आदमी जोरों से हंसने लगा। उसकी बात का जवाब देते हुए सम्राल ने कहा, अरे सस्कार दल के लीडर मोमराज सस्कार, मैं इस सोमरस धारा को अपने पोते के लिए भी तो खरीद सकता हूँ। सम्राल की इस बात पर मोमराज ने सातिर हंसी के साथ कहा, तो अच्छा, फिर तो मैं भी अपने पोते के लिए इसको खरीदने के बारे में सोच सकता हूँ। चलो तो फिर देखते हैं कि तुम्हारे पोते की किस्मत में क्या लिखा है। इतना कहने के बाद मोमराज ने तेज आवाज में कहा, 24,000 सोने की मोहरें। उसके इतना कहते ही सम्राल ने उस सोमरस धारा के लिए बोली लगाते हुए कहा, 26,000। इस पर तुरंत मोमराज सस्कार ने बोली की कीमत बढ़ा दी और कहा, 28,000। वैसे मोमराज सस्कार और सम्राल आमीन दोनों अपने अपने प्रमुख दल के लीडर थे और दोनों में फ्रेंडशिप भी थी, लेकिन जहां पैसों की बात आ जाए तो दोनों अपना रंग दिखाना शुरू कर देते थे। यह दोनों साथ मिलकर मौर्य दल के प्रमुख को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, क्योंकि इनकी नजर मौर्य दल के कब्जे में हर चीज पर थी। मगर आज यह दोनों सोमरस धारा की बोली लगाने के लिए इस तरह से लड़ते हुए नजर आ रहे थे, जैसे कि एक की रोटी के टुकड़े के लिए दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं। जिससे कि सोमरस धारा की बोली अब 32,000 सोने की मोहरों तक जा पहुंची थी। तभी पूरे हॉल को हैरान करते हुए तभी एक दमदार आवाज में अगली बोली गूंजी, 41,000। यह बोली सुनकर हॉल में बैठे सभी लोगों के साथ साथ आमीन दल और सस्कार दल के दोनों लीडर भी दंग रह गए। यह आवाज मौर्य के लीडर महेंद्र मौर्य की थी। महेंद्र की तरफ देखते हुए सम्राल सस्कार ने अपने चेहरे पर एक सातिर हंसी लाते हुए कहा, महेंद्र, लगता है आपको इस सोमरस धारा की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम दोनों के पोतों से पहले तुम्हारे बेटे हर्षवर्धन की शक्तियों का बढ़ान जरूरी है। सम्राल के इतना कहते ही मोमराज भी उसके साथ हंसने लगा। उन दोनों की हंसी पर ताला लगाते हुए महेंद्र ने सटीक पलटवार करते हुए जवाब दिया, तुम वाकई में सोमरस धारा को चाहते हो तो एक और ऊंची बोली लगा दो, मैं अगली बोली नहीं लगाऊंगा, यह मेरा तुमसे वादा है। महेंद्र की इस बात पर मोमराज और सम्राल दोनों ही चुप हो गए। हकीकत में ही दोनों जान चुके थे इस सोमरस धारा को महेंद्र जरूर खरीदेगा। वह दोनों तो मिलकर महेंद्र को परेशान करते हुए सिर्फ नीलामी की कीमत को बढ़ा रहे थे। कीमत बढ़ाने में वह दोनों बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन इन दोनों के जाल को महेंद्र अच्छे से समझ चुके थे। मगर इस समय वह अपने बेटे हर्षवर्धन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कीमत की परवाह किए बिना सोमरस धारा के लिए सबसे ऊंची बोली लगा दी थी। अब देखना तो यह था, क्या अब यह नीलामी और भी आगे तक जाएगी? महेंद्र की इस बात पर सम्राल कुछ सोचने लगा और फिर उसने बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि वह असल में इस सोमरस धारा के लिए नहीं बल्कि इस नीलामी के बाद होने वाली अगली नीलामी के लिए आया था।
उधर दूसरी तरफ समराल का रवैया देखने के बाद संस्कार दल के प्रमुख मोमराज ने भी सोमरस धारा के लिए बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी नजर भी समराल की तरह अगली नीलामी पर थी। महेंद्र के बोली लगाने के बाद किसी ने भी अगली बोली नहीं लगाई। तब नायरा ने सभी को अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में याद दिलाते हुए कहा, मौर्य दल के लीडर महेंद्र ने इस सोमरस धारा की आखिरी बोली 41,000 सोने की मोहरें लगाई है। कोई है जो अब भी इसके लिए बोली लगाना चाहता है? नायरा के इतना कहने के बाद अगली बोली लगाने के लिए किसी की भी आवाज नहीं आई। इसलिए नायरा ने आगे कहा, क्योंकि आखिरी बोली मौर्य दल के लीडर ने लगाई है, इसलिए यह सोमरस धारा उनकी हो गई। अगले ही पल नायरा ने अपने पास रखे हुए लकड़ी के छोटे से हथौड़े को उठाया और उसे 2 बार मेज पर मारते हुए सोमराज धारा की बोली को पूरा किया। हॉल में बैठे सभी लोग समझ गए सोमरस धारा को उसका मालिक मिल चुका है। फिर अचानक हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और पूरे हॉल में रोशनी जगमगा उठी। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे के चेहरे को अच्छी तरह से साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन को नकाबपोश होने की वजह से उसे कोई नहीं पहचान सकता था। आखिरकार इतना कुछ करने के बाद भी सोमरस धारा हर्षवर्धन के पिता के पास ही आ गई। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब अपने आप पर वह रोए या हंसे। अब उसके पास जो पैसे आने वाले थे वह उसके बाबा के ही थे। इधर दूसरी तरफ नायरा ने एक बार फिर से अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अगली नीलामी के लिए सभी तैयार रहें। नायरा के इतना कहते ही एक बार फिर से नीलामी हॉल में अंधेरा छा गया। इस टाइम रोशनी सिर्फ और सिर्फ नायरा के चेहरे पर ही पड़ रही थी। दरअसल वही आखिरी नीलामी होने वाली थी जिसके लिए आमीन दल और संस्कार दल के लीडरों ने सोमरस धारा की बोली को और आगे नहीं बढ़ाया। दोनों को अपने पैसे इस अगली नीलामी पर लगते थे। नायरा के अपने हाथ में मौजूद उस सोमरस धारा की सीसी को वापस मेज पर रख दिया। उसके बाद एक लकड़ी के कटोरे में रखी हुई लाल रंग की बड़ी सी गोली को हाथ में ले लिया। उस गोली को सबको दिखाते हुए उसने कहा, यह है वास्तु की हाई लेवल तकनीक, लाल कैन चार्ट। जैसे ही लोगों ने नायरा के मुंह से लाल कैन चार्ट के बारे में सुना, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यह शक्ति कैसे भी तकनीक से इस्तेमाल की जा सकती थी। एक योद्धा के साथ यह पूरी जिंदगी भर रहती थी। यह भी हो सकता है उस योद्धा से तकनीक उसकी आने वाली अगली पीढ़ी को भी मिल जाए। अगर किसी के पास केवल गोलियां, कोई शरबत या फिर सोमरस धरा ही क्यों ना हो, उसके पास यह सब कुछ होने के बाद भी अगर शक्ति की कोई हाई लेवल तकनीक नहीं है, तो फिर क्यों ना कितनी भी गोलियां खा ले, कितना भी शरबत या फिर सोमरस धारा क्यों ना इस्तेमाल कर ले, वह कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। इसलिए हर कोई नायरा की बताई हुई तकनीक को पाने की चाहत में था। लेकिन देखना अब यह था कि नीलामी की बोली कहां से शुरू होगी। नीलामी घर में बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान लाल रंग की गोली पर गया। वह गोली नायरा के हाथ में इतनी ज्यादा आकर्षक नजर आ रही थी, कुछ पल के लिए लोग नायरा को तो भूल ही गए। वही हॉल में बैठे महेंद्र का इस बोली में शामिल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी एक रकम सोमरस धारा की बोली में लगा दी थी। हो सकता है यही शायद दोनों दलों के लीडरों की चाल थी। वही हर्षवर्धन ने यह सब जानने के बाद खुद से कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तीनों दलों के लीडर इसे हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वास्तु की हाई लेवल तकनीक आम तकनीकों से काफी बेहतर है। हर कोई इसे पाना चाहेगा। अब तो यह देखना है इसकी नीलामी किस हद तक जाएगी। अपने आप से बात करते हुए हर्षवर्धन ने कहा, एक बात तो और साफ हो जाएगी, अब जिस किसी के पास यह तकनीक जाएगी उसके पास एकलव्य बनने का आसान तरीका होगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वह सभी दलों में सबसे शक्तिशाली बनकर सभी के सामने उभर कर आए। हर्षवर्धन को इस तरह से परेशान देखकर उसकी रिंग के अंदर बैठे कामधेनु ने कहा, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, यह तो सिर्फ वास्तु की एक हाई लेवल तकनीकी है ना। कामधेनु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी।
क्योंकि उसके पास तो शक्तियों का खजाना था। लेकिन अपने सद्गुरु से इस तरह की बात सुनकर हर्षवर्धन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप इसे सिर्फ एक नॉर्मल तकनीक कह रहे हैं। आपको लगता है इसमें कोई खास बात नहीं है। और फिर उसने अपने मन ही मन में कहा, सद्गुरु से इस बारे में बात करना मतलब अपना ही कर खफाना है। वह तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और तो और वह अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं। फिलहाल मेरे लिए यही बेहतर होगा, मैं यहाँ बैठकर चुपचाप नीलामी होते हुए देखूं। जब हर्षवर्धन ने कामधेनु को इस बारे में सही से जवाब नहीं दिया, तो कामधेनु ने उससे कहा, मेरे हिसाब से तुम इन सब बातों को भूलकर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर है। जिस दिन तुम एकलव्य बन जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर हाई लेवल की तकनीक क्या होती है। अपने सद्गुरु की इस बात पर हर्षवर्धन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द मैं एकलव्य रैंक तक पहुँच जाऊँ। उधर नायरा ने अपनी और सभी लोगों का ध्यान खींचते हुए उस गोली को अपने हाथ में लिया और अपनी मदहोश कर देनी आवाज में कहा, हर कोई इस तकनीक को लेकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है, इसे हासिल करने के बाद उसकी शक्तियां कहां से कहां पहुंच जाएंगी। यहाँ पर इसको पाने के लिए हर कोई इसकी बोली लगा सकता है। तभी हॉल में बैठे हुए लोगों में से किसी एक ने नायरा से चिल्लाकर कहा, हाँ, हम जानते हैं, अब आप जल्दी बोली लगाइए और नीलामी की शुरुआत कीजिए। उसकी इस बात पर नायरा ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी मीठी आवाज में कहा, लाल केन चंट तकनीक की बोली शुरू होती है 3 लाख सोने की मोहरे के साथ। नायरा के इतना कहते ही नीलामी में हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। इस बोली के साथ ही वहां बैठे आधे से लोग इस नीलामी से बाहर हो गए थे, क्योंकि वहां पर बैठे हुए कई लोग ऐसे थे जिनके पास इसे खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। नायरा ने जिस बोली के साथ इसकी शुरुआत की थी, उसे सुनने के बाद हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, नायरा को किसी का कत्ल करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, इसका इस तरह से ही मदहोशी से बात करना ही काफी है। क्या गजब की शुरुआत की है इसने बोली की 3 लाख सोने की मोहरें हैं, मौर्य दल के 2 साल के मुनाफे के बराबर हैं। दोनों दलों के लीडर इस तकनीकी बोली की शुरुआत सुनकर हैरान हो गए थे। वह दोनों लीडर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि यह बोली बहुत ज्यादा थी, लेकिन वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते थे। लाल कैंट चंट तकनीक चीज ही ऐसी थी कि अगर उसे उन्होंने ऊंची कीमत पर भी खरीद लिया, वह इसे कभी ना कभी किसी और को भी जरूर बेच सकते हैं। इधर 3 लाख की बोली के आगे किसी ने दूसरी बोली नहीं लगाई। पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। तभी नायरा ने सभी की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। तभी मन ही मन कहा, भले ही तुम सब लोग फिलहाल बोली की शुरुआती कीमत के बाद कुछ टाइम के लिए सन्न रह गए हो, लेकिन मैं जानती हूँ लाल कैंट चंट जैसी हाई लेवल तकनीक के लिए तुम लोग अपनी जिंदगी का कमाया हुआ सारा धन लगा सकते हो। नायरा अपने मन में इतना सोच ही रही थी, तभी एक अधेड़ उम्र के आधे टकले आदमी की आवाज नीलामी हाल में गूंजी, 3,20,000 सोने की मोहरें। महेंद्र ने जैसे ही उस बोली लगाने वाले आदमी की तरफ देखा, उसे समझ आया यह तो एक व्यापारी है। इस व्यापारी की तो मगध शहर में हथियारों की दुकान थी और उसने लगभग पूरे हथियारों के बाजार पर अपना दबदबा बना रखा था। हालांकि वह तीनों दलों के लीडरों से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह काफी ताकतवर था। उस हथियारों के व्यापारी की बोली लगाने के तुरंत बाद किसी की और एक आवाज बोली लगाने की गूंजी, 2,40,000 सोने की मोहरें। जब हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उसकी ओर देखा, तो सबको पता चला कि यह भी मगध शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था। इस व्यापारी की मार्केट में कई दवा की दुकान थी। यह भी तीनों दलों के लीडरों से मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन यह व्यापारी काफी शक्तिशाली था। इस दवा के व्यापारी को हथियार की दुकान वाले व्यापारी ने घूर कर देखा और नीलामी की अगली बोली के लिए जोर से चिल्लाया, 2,40,000 सोने की मोहरें।
यह बोली सुनने के बाद नीलामी घर में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। आखिरकार दोनों व्यापारी बोली लगाने के बाद एक दूसरे को घूर कर रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में अगली बोली लगाने की आवाज गूंजी, 2,90,000। यह बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आमीन दल का प्रमुख समराल आमीन था। उसकी इस बोली की रकम को सुनकर उन दोनों व्यापारियों ने अपने पैर पीछे कर लिए। 2,90,000 सोने की मोहरें की बोली की सब जानते थे। मगध साम्राज्य में आमीन दल को टक्कर देने वाले सिर्फ दो ही दल थे, गोरखा दल और सस्कार दल। इसमें से सस्कार दल के प्रमुख मोमराज ने अगली बोली लगाई, 3,50,000। इस पर समराल ने एक और बोली लगाई, 3,80,000। अब मोमराज की बोली की आवाज आई, 4,00,000। मोमराज की बोली को टक्कर देते हुए समराल लगातार उससे ऊंची बोली लगाते जा रहा था। उन दोनों को इस तरह से नीलामी में बोली लगाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों किसी भी कीमत पर बस वास्तु की हाई लेवल तकनीक को हासिल करना चाहते थे। आगे की स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल अधिकाल ज्ञान स्टोरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुनते रहिए। हर्षवर्धन एक सुपर योद्धा।